ये रिपोर्ट जो जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इसी कड़ी में आ चुकी सैकड़ों पुरानी इस रिसर्च पर फिर से मुहर लगाती है, जो कहती है कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा, सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ हमारा व्यवहार कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि बच्चों के साथ होता है, जैसे कहते हैं ना, हैंडल विथ केयर। वो इसीलिए कि हिमालय ने ही सदियों से भारतवर्ष को गढ़ने का काम किया है। हिमालय ने हमारी संस्कृति को भी गढ़ा और हमारी राजनीति को भी। हिमालय ना होता तो हमारे विशाल मैदानी भूभागों में ये ऋतुएं, ये जलवायु नहीं होती। भारत जैसे विशाल देश में गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत सब हिमालय की वजह से है। समंदर से चली मानसूनी हवाएं मैदानों को भिगोते हुए जब आगे बढ़ती हैं तो हिमालय ही उन्हें रोकता है। नमी भरे बादलों को हिमालय उस पार नहीं जाने देता और फिर लौटता मानसून एक बार फिर हमारे मैदानों को भिगोता है। ये पानी हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। ये गारंटी तभी है जब हिमालय है। वैसे अगर हिंदू कुश को भी मिला दें तो दुनिया की करीब आधी आबादी और 20% से ज्यादा अर्थव्यवस्था हिमालय हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर निर्भर है। लेकिन सिर्फ भारत की ही बात करें तो उत्तर भारत की करीब 60 करोड़ की आबादी के सीधे सीधे खाने और पीने का इंश्योरेंस हिमालय का होना ही है। गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी घाटियों को इसी हिमालय से निकलने वाली ये नदियां हर साल उपजाऊ बनाती हैं और यहाँ लहराने वाली फसल हमारी आर्थिकी का आधार बनती है। इसके सैकड़ों ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां गर्मियों में हमारी प्यास बुझाती हैं। हिमालय की खूबियों का वर्णन सिर्फ एक कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह हल्की फुल्की जानकारी सिर्फ ये बताने के लिए कि हिमालय को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश अब की ही जानी चाहिए। लेकिन क्या हम ऐसा वाकई कर रहे हैं? यही हमारी गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे वक्त जब ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार सबसे तेज हो गई है, हम हिमालय में क्या कर रहे हैं? हमें हिमालय में बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनानी है, बांध बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, सुरंगें बनानी हैं। पहाड़ों पर हमने बड़े बड़े शहर बसा दिए बगैर ये समझे कि हिमालय की धारण क्षमता यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। नतीजा ये होता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसी बरसात में हमने नदियों को उफनते और अपने आसपास के इलाकों को निगलते हुए देखा। नदियों के किनारे हमने अंधाधुंध निर्माण से बांधने की जरूरत तो की, तो नदियों ने बरसात के कुछ दिनों में ही हमें हमारी कमजोरी का एहसास करा दिया। बता दिया कि प्रकृति की ताकत के आगे हमारी मनमर्जी लंबे समय तक नहीं चल सकती। नदियों के बहने के रास्तों को बांधा नहीं जा सकता। पर्वतीय ढलानों पर अंधाधुंध निर्माण और वहां गांवों को कस्बों और कस्बों को शहरों में बदल देने की जिद जोशीमठ जैसी त्रासदी की शक्ल में सामने आती है। नियम कानून को धता बताकर होने वाले निर्माण अंत में इस तरह ढहने और दरकने पर मजबूर हो जाते हैं। जोशीमठ में हमने सैकड़ों मकानों को दरारों से टूटते हुए देखा था। पूरा शहर खाली कराना पड़ गया था। वजह वही कि एक नाजुक पहाड़ी ढलान पर उसकी धारण क्षमता से ज्यादा बोझ ऐसे निर्माण की शक्ल में लाद दिया गया। इस सब के पीछे सिर्फ अंधाधुंध निर्माण ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन की उदासीनता भी एक बड़ी वजह है, जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब होने दिया। हिमालय जितना नाजुक है उतनी बड़ी चुनौतियां भी वो सामने खड़ी कर देता है। फरवरी 2022 में ऋषिगंगा त्रासदी की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है, जब एक छोटी सी पहाड़ी नदी ऋषिगंगा ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप धारण किया कि चमोली जिले में एक पूरी की पूरी जल विद्युत परियोजना को मिट्टी में मिला दिया। उस हादसे में रैणी परियोजना तो हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके आगे तपोवन, विष्णुघाट परियोजनाओं को भी भयानक नुकसान पहुंचा। करीब 200 लोग, जिनमें अधिकतर परियोजना की सुरंग में काम कर रहे थे, इस हादसे में मारे गए। 100 से ज्यादा श्रमिकों के शव आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन उन मजदूरों और उनके परिवारों की क्या किसी ने इस हादसे के बाद कभी कोई सुध ली? बहुत दूर न जाएं तो पिछले ही महीने अक्टूबर में उत्तरी सिक्किम की इस घटना को लें, जब तीस्ता नदी निचले इलाकों में कहर बनकर टूटी।
भारी बारिश की करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर में बनी दक्षिण लोक झील फटी और उसके पानी ने निचले इलाकों में तबाही मचा दी। तीस्ता नदी का जल स्तर बढ़ गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। कम से कम 40 लोग मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लापता हो गए या फिर बह गए। करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए। ग्लेशियरों में ऐसी सैकड़ों झीलें अब भी बनी हुई हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी बढ़ने से फटने की कगार पर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी तो हम ही जिम्मेदार हैं। हमने तो 2013 की केदारनाथ जैसी त्रासदी से भी कोई सबक नहीं सीखा है, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद इससे 3 गुना ज्यादा थी। हिमालय हमारे लिए इतना अहम है, इसके बावजूद हम कोई सबक क्यों नहीं सीख रहे? हम जो परियोजनाएं बनाते हैं उनमें हम हिमालय की संवेदनशीलता का ख्याल क्यों नहीं रखते? जैसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना को ही ले ले। इस परियोजना का मकसद उत्तराखंड के 4 धामों और सीमावर्ती इलाकों को सड़कों से सीधे जोड़ना है, लेकिन इससे जुड़ी सड़कों और सुरंगों पर सवाल उठते रहे हैं। सिलक्यारा में हादसे का शिकार हुई सुरंग भी इसी प्रोजेक्ट के तहत आती है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अमल के तरीके पर शुरू से ही सवाल उठे। इसके लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यानी EIA को किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को कई टुकड़ों में बांटकर तिलांजलि दी गई और फिर किस तरह सड़कों को चौड़ा करने के लिए सरकार द्वारा ही तय निर्देशों की अनदेखी की गई। सड़कों को बनाते वक्त निकालने वाले मलबे को डंप करने के लिए बने नियमों को भी खुलेआम तोड़ा गया है। हिमालय और गंगा पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका भनोट से संक्षेप में सुनिए। 4 धाम परियोजना केंद्र की 900 किलोमीटर की सड़क की चौड़ीकरण की परियोजना है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के लिए। इस 900 किलोमीटर बड़ी परियोजना के चलते उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों ही धामों को चौड़ी सड़कों के साथ कनेक्ट किया गया है। 2017 से ये प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन रहा है और शुरू से ही सबसे बड़ी खामी जो 4 धाम परियोजना की हमने देखी है वो ये है कि इसमें जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना था वो पूरी तरीके से बाईपास किया गया है। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो कि 900 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा, 53 छोटे छोटे भागों में बांटा। हर भाग जो था वो 100 किलोमीटर से कम था और इस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को पूर्णतः बाईपास कर दिया गया। दूसरी बहुत बड़ी खामी रही 4 धाम परियोजना की, वो थी रॉन्ग रोड विड्थ सिलेक्ट करना। खुद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की अपनी नोटिफिकेशन है जो कहती है कि पहाड़ों में 5.5 मीटर तक की जो रोड विड्थ है वो पर्याप्त है और वही संभव भी है, और इससे ज़्यादा अगर आप रोड विड्थ बनाते हैं तो पहाड़ों के डिस्टेबलाइज होने का बहुत खतरा रहता है। फिर भी बावजूद इसके जो सड़क, जो 4 धाम सड़क परियोजना है उसमें 10 मीटर तक की चौड़ी सड़क बनाई गई जिसकी 12 मीटर फॉर्मेशन विड्थ रही, और उसके चलते 12 मीटर फॉर्मेशन विड्थ के लिए जो लैंड एक्वायर किया जाता है वो अप टू 24 मीटर्स किया जाता है। क्योंकि पहाड़ों में तो जगह नहीं थी इतनी काटने की, तो वर्टिकल हिल कटिंग करी गई और उस वर्टिकल हिल कटिंग के कारण पूर्णतः पहाड़ जो है वो डिस्टेबलाइज कर दिए गए। डिस्टेबलाइज्ड पहाड़ों के स्लोप्स के कारण हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स पिछले 4 वर्षों से, जब से 4 धाम परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन रही है, लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ जो कि डिफेंस के रूट्स हैं, वहाँ पे तो बॉर्डर तक पहुँचना मुश्किल हो गया था 60-60, 90-90 दिनों के लिए। केवल एक ही रूट बहाल रहा है जो कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का रहा है, जहाँ पे अभी तक इस परियोजना का काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। लगातार NDTV इंडिया बीते 17-18 दिनों से, जब से उत्तरकाशी की घटना घटी, हिमालय के दर्द को समझाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से प्रकृति के साथ निर्माण के नाम पर कामकाज चल रहा है, हम ये नहीं करें कि निर्माण नहीं होना चाहिए, निर्माण भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन निर्माण के वक्त में किस तरह के पैरामीटर्स का, किस तरह के नियम कायदों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ा इशारा करता है कि जो टनल
जो सुरंग 4.5 किलोमीटर की थी, जो लगभग 60 से 70% बनकर तैयार थी, वो आखिरी वक्त में जिसका इनॉग्रेशन अगले 1-2 महीने के अंदर होने वाला था, वो क्यों ढह जाती है? क्यों ये पूरी टनल में 41 आम जो श्रमिक थे वो फंसे रह जाते हैं? क्या ये हादसा होता है? क्या ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, मानव निर्मित मुसीबत? क्या मानव ने, क्या इंसान ने उन तमाम नियमों का पालन किया जिसका करना चाहिए था? कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और ये इतनी मेहनत से, इतने वक्त में, इतने पैसे के साथ ये सिलक्यारा सुरंग का जो टनल का काम था, जिसको बनाने में मेहनत लगी, क्या वो अब ठप पड़ जाएगा? जो कहा जा रहा था कि 26 किलोमीटर के रास्ते को मात्र 4 किलोमीटर में तय किया जाएगा, क्या वो अब टाएं फिस हो गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जनता जानना चाहेगी। 41 मजदूर सुरक्षित घर पहुंच गए हैं, उनके यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन आने वाले 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी किसी तरह की मुसीबत ना झेलनी पड़े आने वाले वक्त में, हिमालय की इन त्रासदियों से, इन दुर्घटनाओं से हमको ज़रूर सबक लेना चाहिए और उस सबक से अपने आप को सुधारना भी चाहिए।